वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड का स्वागत है। चलिए बात करते हैं हम एक बहुत ही बेहतरीन बहुत लवली टॉपिक का, जिसका नाम है ब्रेटन साइकिल। देखिए, ब्रेटन साइकिल की हिस्ट्री है। सबसे पहले जॉर्ज ब्रेटन ने 1870 में इसको यूज किया था, लेकिन जब इसको उस समय गैस टरबाइन नहीं बोला जाता था, उस समय इसको बोला जाता था ऑयल बर्निंग इंजन। क्यों बोला जाता था? क्योंकि इसमें डायरेक्टली ऑयल बर्न हुआ करता था। ठीक है, तो इसलिए उसको उस समय ऑयल बर्निंग नाम दिया गया था। लेकिन उसके बाद जैसी साइंस डेवलप हुई, उसके बाद इसको बोला गया गैस टरबाइन। ठीक है, इसमें कोई रेसिप्रोकेटिंग पार्ट नहीं होता है, इसमें सिर्फ रोटरी पार्ट होता है, सिर्फ घूमने वाला पार्ट है, कोई स्लाइडिंग वाला पार्ट नहीं है। ठीक है, तो दो टाइप की टरबाइन बनाई गई थी। एक बनाई गई थी ओपन और एक बनाई गई थी क्लोज साइकिल। तो ओपन सबसे पहले यूज की गई थी, उसके बाद क्लोज का नंबर आया था। ठीक है, दुनिया में सबसे लार्जेस्ट गैस टरबाइन हर्सेट GE 5 लाख ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर मतलब जो शाफ्ट के ऊपर आ रही है। ठीक है, इसमें डिटेल में बाद में बात करेंगे, जिसको समझ में आ रहा है। ठीक है, ब्रेक हॉर्स पावर गैस टरबाइन कॉस्ट 1 बिलियन रन एट, मतलब जिसकी कॉस्ट क्या है 1 बिलियन है और रन कर रही है 600 मेगावाट पर, जिसका टरबाइन पर इनलेट टेम्परेचर है 1600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कुछ इस तरह की टरबाइन है। पहले हम बात कर चुके हैं, जितने भी हम थर्मल पढ़ रहे हैं, चाहे वो स्टीम पावर प्लांट हो, चाहे गैस पावर प्लांट हो, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, वो सारा का सारा कैसा है, थ्योरेटिकली है। हम एक्चुअल की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ थ्योरेटिकल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, पहला मेरा होगा कंप्रेसर, दूसरा होगा कंबर्सन चैम्बर, तीसरा होगा गैस टरबाइन, चौथा होगा मेरा हीट एक्सचेंजर। अगर मैं हीट एक्सचेंजर को यहां से हटा दूं तो ये टरबाइन ओपन बन जाएगी। अगर यही हीट एक्सचेंजर लगा दूं तो ये मेरी टरबाइन क्लोज बन जाएगी। बस इतना सा फर्क है। ठीक है, अब जैसे बोला कि जो मेरा हीट एक्सचेंजर है, यहां पर मेरा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। यहां पर मेरी जो टरबाइन है, कंप्रेसर है, यहां पर मेरी एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। यहां पर जो टरबाइन है, यहां पर भी मेरी एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। भाई आपको पता है, जब आप किसी चीज को कंप्रेस करो या एक्सपेंशन कर रहे हो, उस दौरान टेम्परेचर बढ़ रहा है और घट रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मेरी एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रहे? हमने पहले बोला, हम पढ़ रहे हैं स्टडी मतलब आइडियल कंडीशंस में। तो ये सारी की सारी क्या है, एंट्रोपी कांस्टेंट, मतलब वहां पे एक तरीके से कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहां पर कंबर्सन चैम्बर, इसमें ये भी यहां पर कैसा रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। जहां पर कंबर्सन चैम्बर का मतलब है कि जहां पर हम अपना फ्यूल बर्न कर रहे हैं। कंबर्सन चैम्बर वो है जहां पर हम अपना पूरा का पूरा मतलब ऑयल बर्न कर रहे हैं, या जहां पर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, यहां पर जो टरबाइन जो है वो डायरेक्टली कंप्रेसर को चलाती है। टरबाइन के साथ आपका गियर, जनरेटर, कौन सा जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर, प्लस साथ में ट्रांसफार्मर, ये एक लाइन में अलाइनमेंट में लगे होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो टरबाइन है वो इस कंप्रेसर को चलाएगी। लेकिन हम यहां पर दे लेते हैं, अलग से बोल देते हैं, इसको चलाने के लिए, कंप्रेसर को चलाने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, वर्क देना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं निगेटिव, मतलब वर्क ऑन द सिस्टम टेकन इज निगेटिव। ये हम बेसिक में पढ़ चुके हैं। उसके बाद है टरबाइन। अब टरबाइन का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। अब देखिए बेटा, डायग्राम जो ब्लॉक डायग्राम बनाए गए हैं, इसको बहुत याद रखना, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम का से ही सारी चीजें आपकी चलनी है। ब्लॉक डायग्राम कंप्रेसर का कैसा बना हुआ है, ऐसे डायग्राम बना हुआ है। और ऐसे का मतलब है, इस तरीके से मतलब हो रहा है, क्या है कि एरिया मेरा क्या हो रहा है, बड़े से छोटी की ओर हो रहा है। सिर्फ कंप्रेसर का ही काम क्या है, टेम्परेचर को और प्रेशर को बढ़ाना। बस इतना समझिए, अभी आगे बाद में डिटेल में बात करेंगे। टरबाइन का काम है एक्सपेंशन, जो आप टरबाइन पे इनलेट पे जो टेम्परेचर आ रहा है उसको एक्सपेंड करना, वहां से वर्क डन हमको मिलेगा। ठीक है, वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, यहां से हीट इन होगी, यहां से हीट रिलीज हो जाएगी। फिर है यहां पर जो कंप्रेसर इस्तेमाल होता है, या तो वो सेंट्रीफ्यूगल होगा या फिर वो एक्सियल कंप्रेसर इस्तेमाल हो रहा होगा। एफिशिएंसी 35 से 40% रहेगी गैस टरबाइन की। ठीक है, अगर आप इसको जो पावर प्लांट है, अगर वहां पर गैस टरबाइन यूज कर रहे हो तो उसको बोलेंगे पावर टरबाइन। अगर पावर प्लांट में यूज कर रहे हो तो बोलेंगे पावर टरबाइन। अगर इसी को एयरक्राफ्ट में यूज कर रहे हो तो क्या बोलेंगे, एयरक्राफ्ट टरबाइन बोलेंगे। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह आई थी कि जो कंबर्सन चैम्बर है वो दो टाइप के हमने बनाए थे। एक तो सबसे पहले बनाया गया था कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर में वॉल्व की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन
जो कांस्टेंट वॉल्यूम है वहां पर वाल्व की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब देखिए जब टेम्परेचर यहां से 1300 से लेके 1400 डिग्री सेल्सियस, या फिर बोलते हैं हम जो लेटेस्ट टरबाइन है 1600 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर या 1600 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इनलेट होगा, उस समय आपके वाल्व क्या हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी डिफिकल्टीज थी। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल बोल देगा, लेकिन उसकी एफिशिएंसी कांस्टेंट वॉल्यूम की ज्यादा थी, किससे, कांस्टेंट प्रेशर से। अगर इसकी थर्मल एफिशिएंसी की बात करें तो उसकी थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा थी, किससे, कांस्टेंट प्रेशर से। लेकिन क्या थी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वो हाई टेम्परेचर पर क्या हो जा रहे थे, बर्न हो जा रहे थे, इसलिए उसको यूज नहीं किया गया। यूज किया गया कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि यहां पर वाल्व की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। सिंपल एक कांस्टेंट मतलब एक ब्लॉक डायग्राम सिंपल होता है, ठीक है, जहां पर नोजल होती है, यहां पर हम फायरिंग करते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। कांस्टेंट वॉल्यूम इन्वॉल्व मैकेनिकली डिफिकल्टीज रिक्वायर, भाई जाहिर सी बात है कि वहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो मैकेनिकल डिफिकल्टीज रिक्वायर तो होंगी होंगी। वाल्व इज आइसोलेटेड द कंबशन चैम्बर फ्रॉम कंप्रेसर एंड टरबाइन। ठीक है, ये क्या है, यहां पर इस्तेमाल किया गया था कंप्रेसर और टरबाइन में, लेकिन इसमें डिफिकल्टी ये थी कि ये बार बार जल जा रहे थे, तो ये साइंटिस्ट को बड़ी दिक्कत हुई। उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि कांस्टेंट प्रेशर का मेरा ठीक है। ठीक है, तो इतना डायग्राम, ये सब बेसिक है बेटा, ठीक है, इतना करिए सर। चलिए आगे बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो देखिए सबसे पहले एडवांटेज जो है, जो दिया गया है कि गैस टरबाइन है, बहुत गैस टरबाइन, ये मतलब गैस टरबाइन स्टार्टिंग कोल्ड, स्टार्टिंग विदाउट वार्म अप टाइम। जैसे मान लीजिए आपने 4 व्हीलर स्टार्ट करते हैं, तो जाड़ों में क्या होता है कि आप जब स्टार्ट करने से पहले इसको वार्म अप किया जाता है, या आपने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं तो कुछ बार फ्री किक लेते हैं, मतलब गाड़ी को गर्म किया जाता है। लेकिन गैस टरबाइन को कोई गर्म करने की आवश्यकता नहीं है, आप सेल्फ लीजिए तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है लो वेट एंड साइज, इनका वेट बहुत कम होता है, ठीक है, कंपेयर टू अदर टरबाइन के, और साइज में भी छोटी होती हैं। दूसरा होता है, तीसरा है नॉट यूज लुब्रिकेशन एंड एब्सेंस पार्ट ऑफ मूविंग एंड रेसिप्रोकेटिंग, मतलब इसमें कोई रोटरी सॉरी इसमें कोई रेसिप्रोकेटिंग पार्ट नहीं होता है और इसको लुब्रिकेशन की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ट्रांसमिशन लॉस आर मिनिमम, मतलब इनको वहां लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर रेंज में पावर की जरूरत है, तो मैं वहां को उसके पास में इसको इंस्टॉल कर सकता हूं बहुत इजीली। ठीक है, इसलिए यहां पर ट्रांसमिशन लॉस क्या होंगे, वो मिनिमम होंगे। पांचवा, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन मच लेस टू स्टीम पावर प्लांट, मतलब इनको इंस्टॉल करने में स्टीम पावर प्लांट से कम खर्चा आता है। ठीक है, कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं। सेंसिटिव पार्ट, बहुत ज्यादा सेंसिटिव पार्ट किसके, कंप्रेसर के और टरबाइन के, तो लिख लीजिएगा कंप्रेसर के और टरबाइन के। ठीक है, कंप्रेसर और टरबाइन के ये बहुत सेंसिटिव पार्ट होते हैं। ठीक है, इनमें कोई धूल मिट्टी अगर नहीं जानी चाहिए, अगर वो चली गई तो कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा, टरबाइन के ब्लेड खराब हो जाएंगे, आपको प्रोफाइल जो आपको मिल रहा था वो भी बिगड़ जाएगा, और प्रोफाइल बिगड़ते हुए क्या बिगड़ जाएगा, आपकी एफिशिएंसी बिगड़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद है एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन द एम्बिएंट कंडीशन, मतलब ये एम्बिएंट का मतलब है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन पर डिपेंड करेगी। हम ये आगे बात करेंगे, एटमॉस्फेरिक मतलब इनलेट टेम्परेचर और आउटलेट टेम्परेचर पर ये डिपेंड करती है। ठीक है, तीसरा है हाई एयर रिक्वायर, मतलब इसको चलाने के लिए बहुत हाई एयर की रिक्वायरमेंट होती है। चौथा है एयर एंड गैस फिल्टर है वेरी हाई क्वालिटी, मतलब जिसमें गैस फिल्टर लगते हैं बहुत ही हाई क्वालिटी के यूज होते हैं। पांचवा है हाई प्रेशर प्रॉब्लम, अब देखो जाहिर सी बात है जब हाई प्रेशर है तो इसमें प्रॉब्लम तो होगी, इस प्रॉब्लम को रिलीज करने के लिए हमने क्या लगा दिया, इंटरकूलर लगा दिया, जिससे कि ये हाई प्रेशर पर लीकेज ना कर जाए। ठीक है, नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक साइकिल, दो टाइप के भाई पता है आपको, एक पावर है, दूसरा रेफ्रिजरेशन साइकिल है। पावर साइकिल मतलब पॉजिटिव, यानी कि ये क्लॉकवाइज चलेगा, रेफ्रिजरेटर का मतलब ये नेगेटिव चलेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये प्लस रहेगा, ठीक है, ये माइनस रहेगा, मतलब नेगेटिव रहेगा। यहां पर वर्क हमको मिलेगा, यहां पर हमको वर्क देना पड़ेगा। ठीक है, ये वर्किंग फ्लूइड, इंस्टॉलेशन पीरियड और एफिशिएंसी, वेपर साइकिल, गैस और आईसी इंजन। आईसी इंजन है, यहां पर जो वर्किंग फ्लूइड इसमें क्या होता है वेरी हाई,
मीडियम, लो होता है। इंस्टॉलेशन 4.5 ईयर, 4 से 5 ईयर, 2 से 3 ईयर और 1 मंथ के लिए इंस्टॉल किया, मिनिमम इतना चाहिए इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है। एफिशिएंसी हाई, लो, मीडियम, ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अब जब हमने पढ़ा, ये क्या पढ़ रहे हैं, सारा का सारा आइडियल पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, लॉसेस होते हैं। अब देखिए एक्चुअल ब्रेटन साइकिल में आर लॉसेस, पहला है फ्रैक्शन लॉसेस इन, फ्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि पार्ट क्या है, रबिंग हो रही है, उसमें क्या हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं। टरबाइन कंप्रेसर में 87% हो, ठीक है, और टरबाइन में 88%। उसके बाद प्रेशर है, भाई जाहिर सी बात है, जहां पर हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है या पर सीसी कंबर्शन चैम्बर लगा हुआ है, वो प्रेशर कांस्टेंट है, वहां पर प्रेशर का लॉस होगा, ठीक है। तो प्रेशर लॉस 2% इन कंबर्शन चैम्बर, इन सब में क्या होता है, 2% का लॉस होता है, लेकिन हम इसको निगलेक्ट करके चलते हैं बाद में, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ द कंबर्शन गैस इज स्लाइटली हायर देन ऑफ एयर, कितना है 1.20, ठीक है। मतलब जैसे हमने बोला कि अगर एयर का सीपी होता है 1.005 होता है, ठीक है, बहुत कम होता है, लेकिन जब वो गर्म हो जाता है उसका सीपी ऑफ गैस हो जाता है 1.20 के आसपास पहुंच जाता है। इतनी बात क्लियर हुई, इतना नोट करिए बेटा जरा। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। इसके बाद अब हम डेरिवेशन पे चलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसके डेरिवेशन की। तो ब्रेटन साइकिल को हम कई नाम से जानते हैं, ठीक है। ब्रेटन साइकिल हो गया, एयर स्टैंडर्ड साइकिल हो गया, जूल साइकिल हो गया, प्लस कांस्टेंट प्रेशर साइकिल हो गया। कांस्टेंट प्रेशर क्योंकि यहां पर कांस्टेंट प्रेशर रहता है कंबर्शन में और हीट एक्सचेंजर, इसलिए कांस्टेंट प्रेशर साइकिल बोला गया है, ठीक है। यहां पर फेज चेंज नहीं होता है, डू नॉट फेज चेंज, ठीक है। यहां पर फेज चेंज नहीं होता है। ये क्या है, हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर है, ये मेरी टरबाइन है, ये मेरा कंबर्शन चेंबर है, ये मेरा हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। यहां पर इसको ऐसे जोड़ दीजिए, इसको हमने बोल दिया 1, ये था 2, ये था 3, ये था 4। इसको चलाने के लिए हमें बाहर से कुछ ना कुछ वर्क देना पड़ेगा, मतलब टरबाइन जो होती है वो एक तरीके से कंप्रेसर को चलाती है, ठीक है। यहां पर एंट्रोपी कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। यहां पर हम फ्यूल सप्लाई करेंगे, मतलब Q1 हीट सप्लाई करेंगे, यहां से हीट रिलीज करेंगे, मतलब Q2, ठीक है, हीट एक्सचेंजर। अब देखिए टरबाइन क्या देगी, हमें वर्क देगी, WT देगी, ठीक है। अब देखिए इनका पहले हम PVTS डायग्राम बना लेते हैं। पहले बात करते हैं PV डायग्राम की। 1 से 2 क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कंप्रेस कर रहा है, मतलब 1 से 2 क्या हो रहा है, कंप्रेशन, ठीक है। लेकिन 2 से 3 क्या हो रहा है, हीट बढ़ रही है, मतलब हीटिंग प्रोसेस 2 से 3, क्योंकि ये बेसिक में हो चुका है सारा, ठीक है। 4 से 5, 3 से 4, यहां से एक्सपेंशन हो रहा है 3 से 4, और 4 से 1, इसको जोड़ दीजिए 3 to 4 और 4 से 1, ठीक है। क्या हो रहा है, कूलिंग हो रही है, डायग्राम इधर शिफ्ट होगा, इधर से Q2 निकाल दीजिए, ये Q1 हो गया, ये आपका WC हो गया, ये आपका WT हो गया, ठीक है। फिर TS डायग्राम बनाते हैं, TS ग्राफ बनाते हैं। TS में क्या हो रहा है, 1 से 2 एंट्रोपी कांस्टेंट है, लगा दीजिए भाई 1 से 2 एंट्रोपी कांस्टेंट। अब 2 से 3 क्या हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट का डायग्राम कैसा होगा टीएस में, ऐसा पैराबोलिक होगा। 2 से 3 मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा, और क्या हो रहा है, हीटिंग हो रहा है। लेकिन अब 3 से 4 क्या हो रहा है, एंट्रोपी कांस्टेंट है 3 to 4, और 4 से 1, ठीक। तो ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये आपका WC हो गया, ये आपका WT हो गया, ठीक। मुझे इतनी सारी बातें पता लग गई। उसके बाद अब हम इस्तेमाल करते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। यूज स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन प्रोसेस 1 to 2, लिखिएगा प्रोसेस 1 to 2, ठीक है। प्रोसेस 1 to 2 फॉर कंप्रेशर
प्रोसेस, या बोल सकते हो रिवर्सेबल एडिएबेटिक, एंट्रोपी कांस्टेंट है तो बोल सकते हो रिवर्सेबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक, अब देखो यूज स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे, यूज स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक, अंदर क्या जा रहा है, यहां पर H1 के फॉर्म लीजिए, ये T1 हो गया आपका, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये आपका T4 हो गया। अब देखिए जो एम्बिएंट कंडीशन बात कर रहे थे वो ये है, T मतलब T एम्बिएंट है, ये T3 मतलब T मैक्सिमम है। जो भी होगा आपका 1700 डिग्री सेल्सियस या 1200 डिग्री सेल्सियस, वो ये टेम्परेचर होगा, मतलब ये मिनिमम होगा और ये मैक्सिमम होगा, बस इसके बाद कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, यूज द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब देखिए यहां पे क्या जा रहा है, इन क्या हो रहा है H1, ये H1 ले लो ना, यहाँ पे H1 इन हो रहा है, और क्या हो रहा है प्लस WC इन हो रहा है, बाहर क्या जा रहा है H2 जा रहा है, WC क्या हो गया H2 माइनस H1, H2 को छोड़ दिए, H1 H2 छोड़ दिए, क्या हो जाएगा MCP T2 माइनस MCP T1, MCP कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। तो ये मेरा निकल के आ गया वर्डन ऑन कंप्रेसर। ऐसे यहां निकालेंगे, प्रोसेस 2 to 3, स्टडी फ्लो लगाएंगे, यहां पर क्या जा रहा है H2, क्या हो रहा है इन प्लस Q1, बाहर क्या जा रहा है H3, तो Q1 क्या हो गया H3 माइनस H2। यहां पर हम H के फॉर्म में नहीं लेंगे, जब हम स्टीम टरबाइन पढ़ेंगे तो H के फॉर्म में लेंगे, यहां पर हम T की फॉर्म में लेंगे क्योंकि हमें टेम्परेचर से मतलब है। तो ये हो जाएगा, ऐसे ही CPT कॉमन निकाल लेंगे, MCP जैसे यहां किया था तो क्या हो जाएगा T3 माइनस T2, तो ये मेरा Q1 निकल गया। ठीक, ऐसे ही प्रोसेस 3 to 4, प्रोसेस 3 to 4, अंदर क्या जा रहा है T3 यानी कि H3 बराबर, बाहर क्या आ रहा है WT प्लस क्या बाहर आ रहा है H4, तो WT क्या हो गया H3 माइनस H4, यानी कि WT MCP T3 माइनस T4, ये मेरा W निकल के आ गया। ऐसे ही Q2 लिख दीजिएगा, प्रोसेस 4 to 1, वही लिखिए, सब जगह लिखिएगा यूज स्टडी फ्लो एंड एजुकेशन, सब में लिख दे रहे हैं, कॉमन है वो तो। ठीक है, अब क्या जा रहा है H4 अंदर जा रहा है, बाहर क्या आ रहा है Q1 आ रहा है, और क्या जा रहा है बाहर प्लस H1 जा रहा है बाहर, तो Q1 क्या हो गया H4 माइनस H1, यानी कि Q1 MCP T4 माइनस T1। ये सारी वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमको पता है एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। आउटपुट क्या है, यानी कि ये कह सकते हो W नेट डिवाइड बाई Q1, और W नेट क्या है WT माइनस WC डिवाइड बाई Q1। ये बात क्लियर हुई, WT माइनस WC डिवाइड बाई Q1। अब हमको पता है कि WT की वैल्यू ये है और WC की वैल्यू ये है। चलिए आपने यहां से तो देख लिया WT माइनस WC। अब देखो यहां से इसको हम कंपेयर करेंगे, देखो यहां से WC इन हो रहा है और क्या इन हो रहा है Q1 इन हो रहा है, प्लस बाहर क्या जा रहा है WT जा रहा है प्लस Q2 जा रहा है। ठीक है, ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा रहे हैं, SFE लगा रहे हैं इस पे पूरे प्लांट पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा Q1 माइनस Q2, ये हो जाएगा WT माइनस WC। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1। ठीक है, तो ये हो जाएगा
एफिशिएंसी Q1 डिवाइड बाई Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1, एफिशिएंसी क्या हो गई 1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1, और Q2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये अच्छा ये Q2 आया था, ये Q2 है, तो Q2 की वैल्यू क्या गई हमारे पास 1 माइनस mCp T4 माइनस T1 डिवाइड बाई, और Q1 कितना है ये वाली वैल्यू, यानी कि mCp T3 माइनस T2, इससे ये काट दीजिए तो थर्मल एफिशिएंसी आ गई 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइड बाई T3 माइनस T2। अब यहां से आपका डेरिवेशन आगे चलता है। इतनी बात क्लियर हुई? यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, इतना नोट करिए सब लोग, इतना नोट करिए सब लोग, फिर आगे प्रॉपर में चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं डेरिवेशन के ऊपर। तो ये हम पहले वाला डायग्राम जान चुके हैं, ये हमारा कंप्रेसर था, ये टरबाइन थी हमारा, ये हीट एक्सचेंजर था, यहां से WC1 और WT, यहां से Q1, यहां से Q2। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर प्रेशर रेशियो जिसको बोलते हैं आरपी, अगर कंप्रेसर के ऊपर लगाएंगे तो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, यानी कि P2 डिवाइड बाई P1। अगर आरपी फॉर कंप्रेसर या आरपी फॉर टरबाइन लगाएंगे तो इनपुट डिवाइड बाई आउटपुट, यानी P3 डिवाइड बाई P4। अगर एक पे उल्टा चलेंगे तो एक पे सीधा चलेंगे, मतलब आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट, दूसरे बोलेंगे इनपुट डिवाइड बाई आउटपुट। अगर आप कंप्रेसर के ऊपर इस्तेमाल करो आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट, तो टरबाइन के ऊपर हो जाएगा इनपुट डिवाइड बाई आउटपुट। ठीक है, चाहो तो यहां लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट। ठीक है, ये हो जाएगा इनपुट डिवाइड बाई आउटपुट। ठीक है, और ये कॉमन बोला जाएगा, आरपी फॉर द कॉमन P2 डिवाइड बाई P1 बराबर P3 डिवाइड बाई P4। ठीक, ये याद रखिएगा, बहुत लोगों को याद नहीं रहता ये सारी चीजें। ठीक है, अब लगाएंगे प्रोसेस 1 to 2, ये एंट्रोपी कांस्टेंट है, ये भी एंट्रोपी कांस्टेंट है, ये प्रेशर कांस्टेंट, ये प्रेशर कांस्टेंट। अब हमारे पास क्या था निकल के आया था, एफिशिएंसी निकल के आई थी 1 माइनस T4, क्या था हमारे पास निकल के आया था, ये निकल के आया था T4 माइनस T1 डिवाइड बाई T3 माइनस T2, ये निकल के आया था। अब देखिए ये तो हमने सिंपल हमारे टेम्परेचर फॉर्म में था। ठीक है, अब हमें इसको निकालना है, जो हमने एडियाबेटिक के 3 फॉर्मूले पढ़े थे उसके एक फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है। पहले लिखेंगे हम प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2 फॉर रिवर्सेबल एडियाबेटिक प्रोसेस, या सिंपल बोल दो एंट्रोपी कांस्टेंट प्रोसेस। अब देखो यहां से हमें T और P की जरूरत है, तो हमारे पास T और P की पावर गामा माइनस के 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये फॉर्मूला था, इसको इस्तेमाल करना है। तो लगाएंगे इसके और इसके ऊपर T1 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू T2 अपॉन P2 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। T1 इधर ले जाइए, क्या हो जाएगा P2 डिवाइड बाई P1, P2 डिवाइड बाई P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, इसको इधर ले आइए T2 डिवाइड बाई T1, ये क्या बन गया RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, इक्वेशन फर्स्ट इसके हिसाब से। ठीक है, फिर प्रोसेस 2 to 3, प्रोसेस 2 to 3 फॉर रिवर्सेबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, या फिर सिंपल बोल दो एंट्रोपी कांस्टेंट प्रोसेस। किस पे लगा रहे हैं, इसके ऊपर लगा रहे हैं, यानी कि T3 अपॉन P3 की पावर गामा माइनस अपॉन गामा इज इक्वल टू T4 अपॉन P4 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ठीक,
इधर लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाइए, T3 डिवाइड बाई T4 इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाइए, P3 डिवाइड बाई P4 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, यानी कि T3 डिवाइड बाई T4 इक्वल्स टू RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ये इक्वेशन सेकंड हो गई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक, इन दोनों को बराबर कर दीजिए, तो ये सब तो बराबर है, ठीक है, तो क्या बचेगा, T2 डिवाइड बाई T1 बराबर T3 डिवाइड बाई T4। ठीक, इस फॉर्मूले से एक ऑब्जेक्टिव जरूर आता है एसएससी में, अगर पूछेगा तो, ठीक है। तो अभी ध्यान रखिएगा, बाद में डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसको अरेंज करते हैं, क्योंकि मुझे था T4 और T1 में, तो इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, यानी कि T4 डिवाइड बाई T1 इक्वल्स टू T3 डिवाइड बाई T2। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक में से सबको घटा दिया, क्योंकि 100% में से किसी की 100 में से ही सब घटेगा, यानी कि 1 माइनस T4 डिवाइड बाई T1 सॉरी, इसमें से एक घटा दो, T4 डिवाइड बाई T1 माइनस 1, और ऐसे ही T3 माइनस T2 माइनस 1, सब में से एक कम कर दो, तो क्या हो जाएगा, इधर T4 माइनस T1 कॉमन, इधर T1 नीचे आ जाएगा, इधर ये चला जाएगा T3 माइनस T2 डिवाइड बाई T2। अब इसको अरेंज कर लीजिए, ये इधर चला जाएगा, ये इसके साथ से T4 माइनस T1, ये इसके नीचे जाएगी T3 माइनस T2, और ये क्या जाएगा, T1 डिवाइड बाई T2। अब T1 डिवाइड बाई T2 की वैल्यू क्या है, ये है, लेकिन क्या है, ये T2 डिवाइड बाई T1, हमारे पास T1 बाई T2 है, तो इसका मतलब ये हो गया T4 माइनस T1 डिवाइड बाई T3 माइनस T2। ये क्या है, T1 डिवाइड बाई T2 है, ये T2 डिवाइड बाई T, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। इसकी जगह पर यहां पुट कर दी, यानी एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1 अपॉन RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ये आपका एक डेरिवेशन हो गया, बहुत बार एसएससी ने पूछा हुआ है, इतना नोट करिए जरा। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो, किसी को कोई दिक्कत? अगर हम एफिशिएंसी बढ़ाएंगे तो मेरा आरपी भी बढ़ेगा, या मैं कहूं जब मैं प्रेशर रेशियो बढ़ाऊंगा तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी, यानी कि एफिशिएंसी इज अ फंक्शन ऑफ किसका हो गया, एक तो T1 T2 भाई इसके डिपेंड करेगा, यानी कि T1 और T3, और किसका फंक्शन, गामा का भी हो गया, ठीक है, गामा चल रहा है, और आरपी का हो गया, ठीक। एफिशिएंसी इन सब पर डिपेंड करेगी। इतनी बात क्लियर हुई, इतना नोट करिए जरा। यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत, ठीक है। यहां तक ये आपका डेरिवेशन पूरा फुल हो गया, एसएससी ने ये भी पूछा हुआ है और ये भी पूछा हुआ है, ठीक है। डिस्कशन बाद में करेंगे, चलिए लेक्चर यहां तक रखते हैं, कोई दिक्कत किसी को हो तो पूछ लीजिएगा आपको, ठीक है। बाकी जो लोग मैकेनिकल से पढ़ रहे हैं, ये सबसे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जितना पावर प्लांट है, चाहे गैस पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, विंड पावर प्लांट, ये सारे पढ़ेंगे हम लोग। तो प्रॉपर आप डिस्कस करते रहिएगा, पूछते रहिएगा, ठीक है। और आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे वहां पर आपको जो हमारा ऐप है ASMM ग्रुप के नाम से है, ताकि वहां से आपको पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर्स और मटेरियल वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा। चलिए, थैंक यू।